बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट रोड, इज देयर एनी वर्क डन ऑन द कार? एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या उस कार के ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है या नहीं? तो पहली चीज़ ये है कि जब कार मूव करेगी स्ट्रेट लाइन पे और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। स्पीड में जब चेंज नहीं आ रहा तो ये हमें ये बता रहा है कि फोर्स ज़ीरो है। फोर्स ज़ीरो होगी तो जब हम वर्क डन के फार्मूले में फोर्स की एफ की जगह पे ज़ीरो पुट करते हैं तो ये हमारे पास वर्क डन ज़ीरो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट रोड पे मूव करेगी तो उस पे जो वर्क डन है वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द वर्क डन इन राइजिंग अ बुक अप इन ए बिल्डिंग डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड अप थ्रू विच पाथ टू हाउ मच हाइट? के वर्क डन जो है, एक बॉक्स को रेज अप किया जा रहा है, एक बिल्डिंग में ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो वर्क डन है क्या वो डिपेंड करता है कि कितना फास्ट उसको ऊपर की तरफ ले जाया जाए, कौन सा पाथ फॉलो किया जाए या कितनी हाइट तक उसको ऊपर ले जाया जाए? तो सिंपल सी बात है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, जैसे कि ये बॉक्स की एग्जांपल आपको दी गई है क्वेश्चन में, अगर हम इस बॉक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसमें जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास mgh है, तो हम इसमें देखें तो जो वर्क डन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। तो ये जो तीन चीज़ें इन्होंने पूछी गई हैं, हाउ फास्ट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, थ्रू विच पाथ का भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, हाउ मच हाइट, हाँ हाइट पे डिपेंड करेगा। तो वर्क डन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच द बॉक्स इज रेज्ड, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड एट विच द बॉक्स इज रेज्ड, बट इट विल डिपेंड्स ऑन द हाइट, हाउ मच हाइट। जो थर्ड इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस पे हाइट पे डिपेंड करेगा, पाथ और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्क डन ऑन द बॉडी आइदर स्पीड्स इट अप, स्लोज इट डाउन, कीपिंग इन माइंड एक्सप्लेन हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। के वर्क डन जो है बॉडी पे, वो स्पीड ऑन द बॉडी आइदर स्पीड इट अप, स्लोज इट डाउन, कि वो स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा वर्क डन बॉडी के ऊपर। कौन सी बॉडी? हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रही है, उसके वर्क डन की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो वर्क डन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगी, जो कि एक सैटेलाइट की सेंट्रीपिटल फोर्स है, सैटेलाइट सर्कल में मूव कर रही है, तो किस वजह से मूव कर रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन क्रिएट होगा वो ज़ीरो होगा। उसकी वजह क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर होती है, जो कि आपके इस डायग्राम में ब्लू एरो से दिखाई गई है, जबकि उसकी जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स दी टेंजेंट होता है एवरी पॉइंट, जो कि आपको रेड एरो से शो की गई है। तो आप किसी भी पॉइंट पे देखें कि जो स्पीड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वो 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री हम पुट करते हैं वर्क डन के फार्मूला में, W = F d cos थीटा, तो इस केस में हमारे पास वर्क डन जो है वो ज़ीरो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, a car has kinetic energy EK. By what factor its kinetic energy would change if its velocity is doubled? एक कार की काइनेटिक एनर्जी दी गई है और उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क आएगा अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए? तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, 1/2 mv² होता है। न्यू काइनेटिक एनर्जी जब उसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाएगी तो उस वेलोसिटी को हम v' का नाम देते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त होगी उसको E k' कह देते हैं। E k' = 1/2 mv' का स्क्वायर।
अब इसमें हम v प्राइम को 2v पुट कर देते हैं, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में यही बताई गई है, इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो वेलोसिटी को हमने डबल किया, 2v करके पुट किया, तो e के प्राइम इक्वल आ जाएगा 1/2m, 2 का स्क्वायर 4 और v स्क्वायर आ जाएगा, 4 यहाँ से पहले लिख देंगे, तो e के प्राइम आ जाएगा 4 इंटू 1/2mv स्क्वायर, 4 बार लिखेंगे, बाकी 1/2mv स्क्वायर रह जाता है। तो इस तरीके से e के प्राइम इक्वल आ जाता है 4e के, क्योंकि 1/2mv स्क्वायर किसकी इक्वल था, e के। तो इससे हमें यह पता चला कि अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू सैंड वॉल एंड इट स्टॉप्स, वेयर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी यूज। एक बुलेट है जिसको गन से फायर किया गया है, वो बुलेट एक सैंड में पेनिट्रेट कर जाती है, सैंड वॉल में, और उसके बाद वो स्टॉप कर जाती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर यूज हुई, तो जब एक बुलेट को फायर किया जाता है गन से, तो बुलेट जो है वो सैंड वॉल में एंटर होती है और फिर स्टॉप कर जाती है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पर यूज हुई। नंबर 1, साउंड एनर्जी, जब फायर किया गया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, उस जब सैंड बॉल को हिट करेगी तब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरी चीज हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा, डिफॉर्मिंग द बुलेट, बुलेट डिफॉर्म होगी। एंड चौथा, डिफॉर्मिंग द टारगेट, जो टारगेट है वो डिफॉर्म होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एलईडी लाइट बल्ब हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%, डज इट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यानी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती। तो क्या ये इस लॉ को वेरीफाई कर रहा है अगर एक एलईडी बल्ब की एफिशिएंसी 80% है। अगर एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एफिशिएंसी बेसिकली ये है कि जितनी इनपुट ली जा रही है उसके मुकाबले में हमें वो मशीन आउटपुट कितनी दे रही है। अब यहाँ पे मशीन क्या है, एलईडी बल्ब है। इस एलईडी बल्ब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर कोई मशीन 80% पावर जो है उसकी इनपुट फ्यूल को एज ए एक्चुअल वर्क कन्वर्ट कर रही है, यानी कि जितनी उसको इनपुट मिल रही है उसका 80% वो वर्क यूजफुल वर्क की फॉर्म में हमें दे रही है। जिस तरह कि एलईडी बल्ब है, इसको अगर मिल रही है जितनी इलेक्ट्रिसिटी, वो उसका 80% इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें दे रही है, तो बाकी 20% जो है वो इन फॉर्म ऑफ हीट जो है वो एस्केप हो जाता है, ठीक है। या जो रेजिस्टेंस की सूरत में होता है उस केस में 20% लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 80% यूजफुल लाइट में और 20% बाकी हीट या रेजिस्टेंस की सूरत में लॉस हो गया, तो 100% कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एलईडी बल्ब जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को वायोलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने में, रिड्यूस करने में, एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसकी वजह क्या है कि अगर हम सिंपली वाटर की बात करें, वाटर की मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस करें तो टाइडल एनर्जी उसको कहते हैं, वाटर वेव्स की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सन की मदद से प्रोड्यूस करें सोलर सिस्टम लगाकर तो वो भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, उसकी मदद से भी कोई पॉल्यूशन नहीं होती, एनवायरनमेंट के जो है वो सेफ रहता है। इसके अलावा विंड एनर्जी है, तो विंड की मदद से टरबाइन चलाकर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है और एनवायरनमेंट को उससे भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, कोयला है, उसके जलने से एनवायरनमेंट ख़राब होगा, धुआं फैलेगा, उससे एनवायरनमेंट ख़राब होगा, ठीक है। फ्यूल है किसी भी किस्म का, उसको जलाएंगे तो उससे एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है, हेल्थ ख़राब हो सकती है। इस वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो
कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विल वी इवेंचुअली रिलाई एंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वाई और वाई नॉट? क्या हम इवेंचुअली टोटली रिलाई करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे, हाँ या नहीं? तो बेसिकली हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसा कि वाटर है, विंड है, हमारे पास सनलाइट है, सोलर की मदद से, या जियोथर्मल एनर्जी है, क्या हम इन पे रिलाई करेंगे? तो यस, हम इन्हीं पे रिलाई करेंगे। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ जो नित्य नई चीज़ें ईजाद होती जा रही हैं, जिस तरह विंड एनर्जी को हम यूज़ करके क्या करते हैं, टरबाइंस चलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट हैं, सोलर इनमें सबसे बेस्ट है। आजकल पाकिस्तान में सोलर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सोलर प्लेट्स, सूरज की रोशनी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इन फ्यूचर ऐसे ज़राए ढूंढे जाएंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हों और उनकी मदद से एनवायरनमेंट को भी कोई ख़तरा नहीं होता। तो हम आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ, बेशक फुली ना सही, टोटल 100% ना सही, लेकिन 70% 80% हम इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ए मशीन इम्पैक्ट्स इट्स एनर्जी कंजम्पशन? कि अगर इंक्रीज कर दी जाए पावर किसी भी मशीन की तो क्या उसका एनर्जी कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? हाउ कैन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ए मशीन इम्पैक्ट इट्स एनर्जी कंजम्पशन? तो अगर हम किसी भी मशीन की पावर इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हाई पावर जो होगी वो जनरली हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए ऑपरेट करने के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। और फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी डिपेंड करेगा कि अगर फ्यूल कंजम्पशन है तो वो भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है तो वो भी ज़्यादा होगी। और ये सब किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा? टाइप ऑफ मशीन और उसका यूजेज पैटर्न। ठीक है, यानी कि अगर पावर किसी भी मशीन की इंक्रीज की जाती है तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। हाई पावर, अगर हम लो पावर मोटर यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रन होगी। तो अगर लो पावर मोटर होगी उसके लिए लो एनर्जी चाहिए होगी, थोड़ा करंट चाहिए उसको चलाने के लिए, तो लो एनर्जी कंजम्पशन होगी। लेकिन अगर हाई पावर मशीन होगी, हाई पावर मोटर होगी, तो उसकी मदद से क्या होगा? एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको चलाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होंगे, ज़्यादा करंट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर हम मशीन की पावर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए परपेचुअल engine has an efficiency equal to 1, why it will not work? कि एक परपेचुअल इंजन है और उसकी एफिशिएंसी 1 है, परपेचुअल इंजन की एफिशिएंसी 1 है, why it will not work? वो वर्क क्यों नहीं करेगा? तो अगर हम एफिशिएंसी 1 का मतलब पहले आपको समझा दूं कि एफिशिएंसी 1 का मतलब ये होता है कि 100% एफिशिएंट, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि 100% का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी एज ए इनपुट ली जा रही है उतनी ही वो आउटपुट के तौर पर देगी। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेट कर जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ हीट की सूरत में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी 100% नहीं रहती। तो परपेचुअल इंजन जिसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 हो वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जॉब ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।